Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 6. Today our topic of discussion is what is the properties of arithmetic mean. तो सबसे पहले जो हमारे पास arithmetic mean की properties है बेटा वो ये है the algebraic sum of the deviation of the observations from their mean is 0. तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फर्स्ट दी हुई है जिसमें हमने लिखा है समीशन वाई आई माइनस वाई बार का वाई बार इक्वल टू 0 होता है। हमने यहाँ क्या किया, वाई की फर्जी वैल्यू अज्यूम कर ली। हमने 3 वैल्यूज़ का डाटा लिया, वाई की फर्स्ट वैल्यू 2 लिख दी, सेकंड वैल्यू हमने 4 लिख दी और थर्ड वैल्यू हमने 6 लिख दी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि y माइनस वाई बार करें और उसका सम लें तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो मैंने यहाँ y लिख दिया, उसके बाद मैंने निकाला y बार बोलते हैं बेसिकली हम अर्थमेटिक मीन को, या हम इसे मीन भी बोलते हैं या हम इसको एवरेज भी बोलते हैं। y बार किसके इक्वल होता है, जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस कर दें, प्लस करने के बाद 3 पे डिवाइड कर दें। 3 पे डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि नंबर ऑब्जर्वेशन जो है जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो भी 3 ही हैं, जैसे कि 1 2 3। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको मैंने 3 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आ गया 4। तो हमने प्रॉपर्टी ये प्रूव करनी थी कि जो y माइनस वाई बार होता है, y माइनस वाई बार का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये करना हमने y में से डेविएट कराना है y बार को। सबसे पहले 2 में से माइनस करें आप 4 को, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप 4 में से माइनस करेंगे 4 को। जब 2 में से माइनस करेंगे 4 को तो आंसर आएगा आपके पास -2। जब 4 में से माइनस करेंगे 4 को तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह जब 6 में से माइनस करेंगे आप 4 को तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। बाद में हमने इन तीनों वैल्यूज़ को सम करना है। ये देखें यहाँ पे -2 है और ये +2, -2 और +2 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। जब हम y माइनस वाई बार का सम लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो समीशन y माइनस वाई बार इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे हमने लिखा हुआ था एक जनरल फॉर्म के अंदर y माइनस वाई बार, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट इसका इट कैन बी प्रोवाइड्स एज, नेक्स्ट इसका है इट कैन बी प्रूव्ड एज, इसको ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं जैसे कि हमने लिया यहाँ समीशन आई रेंज हमने जनरल फॉर्म में पुट कर दी 1 to n। वाई आई जो होता है वो वेरिएबल होता है, माइनस वाई बार क्या होता है, कांस्टेंट। जिसके साथ भी आई आएगा इट्स मीन दैट उसके साथ वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कराएंगे। इट्स मीन दैट कि वाई के अंदर वेरिएशन हो रही है, वाई बार के साथ कुछ भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट टर्म है। जब इस समीशन को हम अप्लाई कराते हैं वाई आई के साथ तो वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखें समीशन आई 1 to n, वाई आई वैसे का वैसे, दरमियान में क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ भी हमने माइनस का साइन लगा दिया। और जब समीशन अप्लाई होता है कांस्टेंट के ऊपर, जब समीशन अप्लाई होता है कांस्टेंट के ऊपर, जैसा कि समीशन वाई बार है, अब वाई बार क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। जब इस समीशन कांस्टेंट पे अप्लाई होगा समीशन वाई बार नहीं होगा बल्कि वो बन जाएगा एन वाई बार, यानी सम जो है वो एन बन जाएगा। क्लियर है कि जब समीशन को अप्लाई कराते हैं वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल क्या होता है जिसके साथ आई आ जाए, आपके माइंड में जब आएगा कि जब y के साथ कोई भी टर्म है उसके साथ i आ जाएगा, इट्स मीन दैट वो वेरिएबल बन जाएगा। और जिसके साथ कोई भी टर्म नहीं होगी मतलब वो कांस्टेंट है। जब समीशन को अप्लाई कराते हैं वेरिएबल के साथ तो समीशन वैसे का वैसे आता है, और जब समीशन को अप्लाई कराते हैं कांस्टेंट के साथ तो उसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने यहाँ लिखते हैं एन वाई बार। तो यहाँ समीशन वाई आई वैसे माइनस एन वाई बार वैसे का वैसे। यहाँ दोबारा नेक्स्ट स्टेप में देखें समीशन वाई आई लिखा हुआ है माइनस एन वैसे, और जो वाई बार होता है वाई बार बेसिकली अर्थमेटिक मीन होता है जो कि बराबर होता है समीशन वाई ओवर एन के इक्वल होता है। ठीक है, वाई बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, तो समीशन वाई ओवर एन के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाई बार की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करा दी और साथ हमने यहाँ पे आई भी लगा दिया, आई स्टैंड फॉर वेरिएबल। तो यहाँ वाई बार की जगह क्या आ गया, समीशन वाई आई ओवर एन। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें अगर मैं एन को एन से कैंसिल आउट कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, समीशन वाई आई माइनस समीशन वाई आई, ये प्लस का है
और ये क्या है, माइनस का है। जब प्लस माइनस होंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ कर दी कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक सम हो, ये देखें ये जो होता है अलजेब्रिक सम है, ये जो साइन होता है सम के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ समीशन, और ये साइन होता है सम के लिए, किसी चीज़ को सम करना हो, प्लस करना हो। तो यहाँ पे बताया गया ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर, द अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। आप क्या करें, सम करें, आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से फ्रॉम देयर मीन, उनमें से आप क्या करें, 1 बाय 1 मीन को माइनस करा दें, डेविएट करा दें। तो यहाँ पे हमने वही काम किया। ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 थी, अगर 10 ऑब्जर्वेशन होती तो 10 ऑब्जर्वेशन को हम मीन में से डेविएट कराते या माइनस कराते। तो यहाँ पे देखें 2 में से -4 गया, -2, 4 में से -4 गया 0, 6 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 2। तो ये लिखा हुआ है अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो आपने क्या करना है, सम लेना है किसका, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से आपने डेविएट करा देना है फ्रॉम देयर मीन, मीन में से। जब हमने मीन में से डेविएट कराया तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये हमने प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली फॉर्म में, और ये हमारे पास एक थ्योरम की फॉर्म में हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। जब हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं, हमारे पास डाटा की 2 टाइप्स होती हैं। एक डाटा हमें गिवन होता है ग्रुप डाटा की फॉर्म में, एक होता है अनग्रुप डाटा की फॉर्म में। तो इधर हमने क्या किया, पहले जो हमने प्रूफ किया था वो था अनग्रुप की फॉर्म में, अब ये है ग्रुप की फॉर्म में। हमें कैसे क्लियर होगा कि कोई अगर हमें डाटा गिवन है तो वो ग्रुप डाटा की फॉर्म में है या अनग्रुप डाटा की फॉर्म में है? तो सो सिंपल, इसके लिए ये देखना होगा क्या जिसमें फ्रीक्वेंसी अकर कर रही होगी, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो होता है ग्रुप डाटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आती वो होता है अनग्रुप डाटा। तो प्रीवियस स्लाइड में देखें, यहाँ पे कहीं भी आपको फ्रीक्वेंसी नज़र नहीं आएगी, एफ नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये अनग्रुप डाटा है। और इसमें देख लें हमारे पास फ्रीक्वेंसी अकर कर रही है, इट्स मीन दैट ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है वाई आई माइनस वाई बार वैसे समेशन, इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई, वो क्या है, एफ है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले समेशन एफ आई वाई आई को इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे, उसके बाद इसको कराएंगे वाई बार के ऊपर। जब इसके ऊपर कराएंगे ये टर्म क्योंकि वेरिएबल है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। माई समीशन एफ आई वाई बार पे जब कराएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो समीशन होता है उसकी जगह हम पुट कर देंगे एन। तो इसकी जगह क्या आ गया, आपके पास एन आ गया, ये एन वैसे का वैसे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वाई बार जो होता है ग्रुप डाटा में हमारे पास होता है समीशन एफ आई वाई आई ओवर एन के इक्वल होता है। वाई बार के बेसिकली 2 फार्मूलाज होते हैं, पहले भी आपको बताया गया था। एक फार्मूला होता है ग्रुप डाटा के लिए, एक होता है अनग्रुप डाटा के लिए। जब हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं तो आपका फार्मूला बनता है वाई बार समीशन वाई आई ओवर एन। तो ये जो फार्मूला होता है वाई बार का अर्थमेटिक मीन का, ये होता है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो जो प्रीवियस थ्योरम था वो था हमारा अनग्रुप के लिए, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। इस थ्योरम के अंदर हमारे पास क्योंकि ग्रुप डाटा की फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा समीशन एफ आई वाई आई ओवर एन होगा, या एन की जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं समीशन एफ। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला होगा, यहाँ पे आई पुट कर दें और इधर भी आप आई पुट कर दें। तो यहाँ बेसिकली वाई बार आना था, वाई बार की जगह हमने पुट कर दिया समीशन एफ आई वाई आई ओवर एन कर दिया। अब इस एन को भी उसी से कैंसल आउट कर दें, बाकी क्या बच जाएगा, समीशन एफ आई वाई आई प्लस का और माइनस समीशन एफ आई वाई आई माइनस का। अब क्या करें, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, इन दोनों को कैंसिल कर दें, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अर्थमेटिक मीन की, उसको हमने ग्रुप डाटा के साथ भी प्रूव कर लिया, उसको हमने अनग्रुप डाटा के साथ भी प्रूव कर लिया, उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में भी प्रूव कर लिया। अब यहाँ न्यूमेरिकली इट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम द फॉलोइंग सैम्पल। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास मिसाल है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर 3 ऑब्जर्वेशन ली थी, यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हैं, जैसा कि वाई आई की वैल्यू 2 है, फिर 4 है, नेक्स्ट 5 है, 6 है, 7 है, 6 है। तो हमने कहा वाई माइनस वाई बार को हमने सब वैल्यूज़ को प्लस किया और 6 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5। तो आपने क्या करना है कि y की हर वैल्यू में से 5 को माइनस कर दें, 2 में से 5 जाएगा -3, यानी -3,
इस तरह 4 में से 5 जाएगा -1, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा। इन सब वैल्यू से जब प्लस किया गया तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे का वैसे यानी 0 आ गया हमारे पास। तो ये क्लियर हो गया कि समेशन वाई आई माइनस वाई बार जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये 1 2 3 4 थ्योरम करने का मकसद यही था कि आपके कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर कराना। ठीक है बेटा, कि अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में इसे प्रूव करें, ग्रुप डाटा की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इसको प्रूव करें, या अनग्रुप डाटा की जनरल फॉर्म में इसको प्रूव करें, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपने अब बताना है कि जब अलजेब्रिक सम होगा ऑफ द डेविएशंस होंगी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। जब भी हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस होंगी, उन ऑब्जर्वेशन में से हम मीन को डेविएट करा देंगे, माइनस करा देंगे, और बाद में उसका जब सम लेंगे वो इक्वल टू 0 होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये आपका मोस्टली एमसीक्यूज भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज डैश। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में कह देता है 0, ऑप्शन बी कह देता है 1, ऑप्शन सी कह देता है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कह देता है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो है समटाइम्स बाज़ औक़ात इट इज़ डिज़ायरेबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ 2 और मोर सैम्पल मीन यूजिंग द इंडिविजुअल सैम्पल मीन्स एंड देयर सैम्पल साइजेस। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हमारे पास मोर देन 1 ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, मोर देन 1 मीन्स आ जाते हैं, मोर देन 1 सैंपल्स आ जाते हैं। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए जैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन हमने स्टडी किया था वो सफिशिएंट नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मूव करते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की तरफ, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है वो ओनली 1 ऑब्जर्वेशन के लिए है, सिर्फ 1 सैंपल के लिए, 1 डाटा के लिए, जिसमें वाई बार आपको दिया हो और ओनली एन दिया हो, तो आप वाई बार इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन करके उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। और जब हमारे पास फ़र्ज़ किया n1 बार n1 है, ये भी n1 दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास सैंपल n2 दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास n3 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मीन सफिशिएंट नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए है। तो मोर देन 2 या 2 ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को। किसको यूज़ करते हैं बेटा? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जर्वेशन ली, y1 बार, y2 बार लिया और y3 बार लिया, तो ये बात आपके माइंड में आ गई। तो इसके लिए जनरल फार्मूला जो होता है वो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल फार्मूला अर्थमेटिक मीन का होता है y बार समेशन y ओवर n। तो अब फिर उसके लिए नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, जिसका फार्मूला होता है n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार प्लस अप टू सोन nk yk बार n1 प्लस n2 प्लस अप टू सोन nk। तो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का जनरल फार्मूला है। ये इसको क्लोज करके लिखा गया है समेशन i 1 to k 1 to k, मतलब इसकी जो लास्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वो कहाँ तक हैं? k तक हैं, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है, इसलिए हम लिख दिया इसकी रेंज 1 to k है। ये n तो वैसे का वैसे आई इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रही है, 1 है पहले n के साथ, नेक्स्ट के साथ 2 है, फिर 3 है, फिर क्या आ रहा है? k आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ i लगा दिया। जिसमें वेरिएशन आती है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट हमने देखा 1 2 3 4 k, तो इसके अंदर वेरिएशन आ रही है, तो इसके साथ भी हमने i लगा दिया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि समेशन n i 1 to k के ये बराबर होता है, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको गिवन है। तो द कंबाइंड मीन फॉर 2 ग्रुप्स इज गिवन बाय, अगर 2 ग्रुप्स हैं तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है y बार c n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार n1 प्लस n2। तो इसको अगर आपने सोल्व करना हो, सो सिंपल है इसको सोल्व करना। तो यहाँ सबसे पहले n1 की वैल्यू क्या है? 3 है, वो पुट कर दें। उसके बाद आपने पुट कर देनी है y1 बार की वैल्यू जो कि वो भी 3 है, इसके साथ प्लस आपने कर देना है n2 की वैल्यू क्या है? आपके पास 2 है, और इसके साथ y2 बार जो है वो क्या है? आपके पास 4 है, तो आपने वो पुट कर देनी है वैल्यू वगैरह। फिर उसके बाद आपने लिखना है n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू क्या है? आपके पास 3 है, और n2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 है। 3 प्लस क्या आ जाएगा? 2, ये हमारे पास बन जाएगा 5। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, सोल्व करने का प्रोसेस ये होगा आपके पास 3 3 9, ये फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट को जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है बेटा, 3 + 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आपके पास 5 आ जाएगा।
इसी तरह से 9 और 8 क्या होता है, 17 होता है। 17/5 जो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर 2 सैंपल्स का। इसी तरह से अगर आपने 3 सैंपल्स को भी कैलकुलेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी, जैसा कि n1/1 बार प्लस n2/2 बार प्लस n3/3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इसके लिए आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, उन वैल्यूज़ को डाटा के अंदर पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।